अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एफएससी के पार्ट 1 की। और आज जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द मैटर। कि मैटर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे बने हुए हैं और उनकी जो किस तरह वो बिहेव करते हैं, उनके बारे में आज हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो पार्ट 1 की स्टडी है। सबसे पहले तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स। केमिस्ट्री हम 9th-10th में पढ़ के आए हैं, उसमें भी आपने बिल्कुल इसकी पढ़ी होगी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। लेकिन क्योंकि नए से स्टार्ट है तो बेसिक कंसेप्ट्स के नाम से एक जो चैप्टर है वो पहले रखा गया है। सबसे पहले क्योंकि मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं तो मैटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैटर जो है वो मिलके बनता है एटम से। जो यूनिट होता है मैटर का वो होता है एटम। सबसे पहले हम थोड़ी सी जो एक हिस्ट्री है इसकी वो देखेंगे। स्टार्ट में जो स्टडी शुरू की मैटर के ऊपर वो थे हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स। उन्होंने सबसे पहले क्या स्टडी की कि एटम मैटर की वो यूनिट है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है जो वो मैटर का एटम है। और एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये उन्होंने एक अपनी थ्योरेटिकल उनके पोस्टुलेट्स थे, लेकिन इस पे कोई उनके पास एक्सपेरिमेंट नहीं था। उसके बाद लेटर ऑन जब इसके ऊपर और की गई, इसके ऊपर थ्योरीज आई मुख्तलिफ, और लेट 70s जो था उसमें जो हमारे पास थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने जब इसके ऊपर स्टडी की कि मैटर कैसे बनता है, सब्सटेंस है तो किन एलिमेंट से मिलकर बनेगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। और जब उन्होंने ये देखा कि एक एलिमेंट जो है वो काफ़ी सब्सटेंस के अंदर है और जब उनको हम डिकम्पोज करते हैं तो वो एलिमेंट्स वापस अपनी हालत में आ जाते हैं। तो उसकी बेस पे उन्होंने एक थ्योरी, जो हमारे पास डाल्टन थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक थ्योरी दी कि हमारे पास कोई भी हमने अगर पोस्टुलेट देना, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैस है या लॉ ऑफ डेफिनाइट मैसेज है, तो उसको अगर हमने स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले एटम को डिफाइन करना पड़ेगा कि एटम है क्या। तो उन्होंने एटम को जो डिफाइन किया वो ये था, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। ये हमें एटम की एक डेफिनेशन मिली। और इसका नाम एटम क्यों रखा गया? एटम का नाम, इसको एक वर्ड था एटोमस, जिसका मतलब था इनडिविजिबल, कि जिसको और तकसीम ना किया जा सके। इसकी बेसिस पे इसको रिलेट करके हमने इसका नाम रखा एटम। उसके बाद फर्दर जो हमारे पास है इसका अब एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम एक सिंगल यूनिट है। जब एक या एक से ज़्यादा एटम हमारे पास मिल जाते हैं तो वो हमारे पास बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में हमारे पास, जैसे हम एक स्टडी जनरल वाटर है H2O, तो इसके अंदर एलिमेंट 2 हैं, लेकिन जो हमारे पास एटम्स हैं वो 3 हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये एक जो स्टेबल वो मॉलिक्यूल वो है जो एटम्स का ग्रुप हो लेकिन वो स्टेबल हो, उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के बाद अब अनस्टेबल क्या है उसको हम देखते हैं। अगर तो आगे हमारे पास इससे जो आगे फर्दर एक फॉर्म आती है वो होता है आयन। अब आयन क्या चीज है? आयन्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये है हमारे पास, तो इसमें अगर हम इसको देखते हैं, वाटर को ही ले लेते हैं, तो ये हमारे पास होता है H+1 और -2। तो हाइड्रोजन बेसिकली एटम है। अगर ये लिखा हुआ हो इस तरह, ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आयन बन जाता है। अब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये क्या बन गया? H+ आयन। ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बन गए। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं
तो ये बन गया O-2। ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव आयंस, ये होते हैं नेगेटिव आयंस। और जब भी पॉजिटिव आयन बनता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एंडोथर्मिक होते हैं ये। जैसे कि अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लें, तो आयंस जो हमारे पास होते हैं इन्हें हम कहते हैं कैट आयंस। जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैट आयंस, और जो हमारे पास नेगेटिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं एन आयंस। ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास कैट आयंस में एंडोथर्मिक है, इसी तरह हमारे एन आयन जो होते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो है ये हमारे डिटेल टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी सिंपल बात जो है वो ये है कि एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ती है, एडिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी इन कह सकते हैं आप। और इसमें जो है वो एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ये हमारे पास होते हैं आयंस। अब ये है हमारे पास आयंस एटॉमिक, इसे हम मोनो एटॉमिक आयंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एटम है, ये भी एक एटम है, एक एटम के आयंस है, तो इन्हें मोनो एटॉमिक आयंस कहते हैं। इसी तरह जब हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं तो मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा ऊपर से रेज कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, तो एक से ज्यादा एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर आयंस में हमें एक इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास वो जो होगा वो एक से ज्यादा एटम्स होंगे। जैसे कि अगर हम कैट आयंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अगर जैसे है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। अब ये हमारे पास अमोनिया एक पूरा मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल के उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये उसके पास आ गया अमोनियम आयंस। इसी तरह हमारे पास होते हैं कार्बोनेट्स आयन CO2 3-2। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर्स एन आयन होते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर्स कैट आयन होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि किस तरह कोई मॉलिक्यूल जो है, जैसे अब ये -2 है तो मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसी के साथ पेयर बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। वो इंशाल्लाह हम आगे बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो है ये मॉलिक्यूलर आयंस हैं। तो अभी अब जो हम स्टडी करने लगे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जब स्टार्ट में हमने जो डाल्टन ने पोस्टुलेट दिया था वो ये दिया था कि एटम जो होते हैं एक एलिमेंट के, उसके तमाम जो एटम्स होते हैं वो सेम बिहेव करते हैं, उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके सेम मैसेज होते हैं। लेकिन जब हमने इसके ऊपर, जब साइंटिस्ट ने इसमें डिटेल स्टडी की तो सोडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इस स्टडी की तो उन्होंने पता किया कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम नहीं होता। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसको हम मास नंबर भी कहीं कहीं जगह पे लिखा जाता है एटॉमिक मास को। अब इन्हें बेसिकली फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि एटम्स में हमने पढ़ा है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाहर जो हमारे शेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको उतना एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि हमारे पास एक कार्बन एटम है, तो कार्बन को हमने ये लिखते हैं C612। अब नीचे जो हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर हमेशा एटॉमिक मास लिखा जाता है। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है। और जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे इस कंप्लीट न्यूक्लियाई का मास होता है। न्यूक्लियाई में और क्या चीज है हमारे पास? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स अगर इसमें 6 हैं तो 12 बनता है। तो इससे हमें पता चला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर किसी एटम के चेंज होंगे तो उसके वो मतलब एटॉमिक मास चेंज होगा।
तो जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें बेसिकली जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। अब कार्बन, जैसे कार्बन के हमारे पास है 3 आइसोटोप, C612, C613 एंड C614। अब ये भी है कि हम जो मोस्टली पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं हम ये कि कार्बन C612, लेकिन आइसोटोप उसके 3 हैं। 3 आइसोटोप से मुराद क्या कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो है 6, इसमें है 7, इसमें है 8। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके भी 3 आइसोटोप हैं, 11, 12, 13। अब हम कैसे पता लगेगा कि इन तीनों आइसोटोप्स में से हमने कौन सा यूज करना है? सबसे पहले हम ये तो पता लग गया कि इसमें डिफरेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है हमारे इसमें डिफरेंट होते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, सॉरी इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। अब ये हमारे पास 3 आइसोटोप है, ऐसे हम इनके कार्बन के और इसी तरह 3 हैं हाइड्रोजन के। अब इनमें से जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो हम कार्बन को यूज करते हैं ये, और हाइड्रोजन का यूज करते हैं ये डिपेंड करता है इनकी अबंडेंस पे कि जो हमारे पास ज्यादा, अबंडेंस से मुराद की जो ज्यादा हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो ज्यादा पाए जाते हैं। या हमने इसके ऊपर स्टडी की तो पता चला कि ये दो हमारे पास जो हैं इनके आइसोटोप्स, ये अकर तो करते हैं लेकिन इनकी अमाउंट बहुत कम होती है। ये अगर हम इनको रेशियो निकालें तो ये 98% तक हैं, ये 1% है। इसी तरह हाइड्रोजन के जब निकालें तो ये भी हमारे पास 99% ये होता है, 1% ये, और ये 0.something% है। तो जो हम इनमें से यूज करते हैं वो हमारे पास वो होता है जो मोस्ट अबंडेंट होता है। ये आइसोटॉप्स का बेसिक सा छोटा सा लेक्चर था आज का। थैंक यू।